चैप्टर 9 क्या शुरू करेंगे आज हम लोग। हमने चैप्टर 8 तक क्या बात कर रखा था, हमने चैप्टर 8 तक बात कर रखा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आज हमने शुरू करना है चैप्टर 9। चैप्टर 9 क्या कहता है? चैप्टर 9 कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये जो है मेनली किसके ऊपर इफेक्ट करता है, स्टेट की जो पॉलिसी बन रही है, जो भी स्टेट पॉलिसी बना रहा है उसको इफेक्ट करता है। मेनली किसको इफेक्ट करता है? स्टेट में जो पॉलिसी बन रही है उसको मेनली इफेक्ट करता है। तो ये क्या है? ये डायरेक्टिव है। ये क्या करता है? ये डायरेक्टिव देता है स्टेट को कि आप जो भी पॉलिसी बनाओ, जिस तरीके से भी पॉलिसी बनाओ, तो वो क्या होना चाहिए? वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, ये जो डायरेक्टिव दिया गया है उस डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग आपका स्टेट का पॉलिसी बनना चाहिए। तो आज हमें यही डिस्कस करना है। ये होगा डीपीएसपी का लेक्चर 1, या इसको हम पार्ट 1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका डिटेल्स क्या कहता है? कहने का मतलब ये इसका जरूरत क्यों पड़ा डीपीएसपी का। अब हमने अगर चैप्टर शुरू करना है तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमें ये चीज समझना होगा ना, आखिर डीपीएसपी का क्या जरूरत पड़ा। डीपीएसपी का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें जस्टिस चाहिए। किस किस बेसिस पे जस्टिस चाहिए? हमें सोशल बेसिस पे। क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए जस्टिस। किस बेसिस पे जस्टिस चाहिए? जस्टिस चाहिए हमें सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। इन सारे बेसिस पे क्या चाहिए? हमें जस्टिस चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें पॉलिटिकल वाली बात पे, तो इसका जस्टिस कौन दे देता है? पॉलिटिकल की अगर हम बात करें तो इसका जस्टिस हमें फंडामेंटल राइट्स दे देता है। फंडामेंटल राइट्स हमें क्या करता है? हमें पॉलिटिकल जस्टिस क्या करता है? मुहैया करा देता है, या फिर पॉलिटिकल जस्टिस हमारे लिए, हमारे फेवर में फंडामेंटल राइट्स बात करता है पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में। बात बच गई सोशल जस्टिस की और इकोनॉमिकल जस्टिस की। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस क्या करेगा? सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस कौन दिलाएगा? ये दिलाएगा आपका डीपीएसपी। मेनली अगर हम देखें तो ये तीनों जस्टिस में डीपीएसपी हेल्प करता है, लेकिन मेनली क्या होता है? मेनली सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस को कौन दिलाता है? डीपीएसपी दिलाता है। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस की जहां तक बात है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या करता है? पॉलिटिकल जस्टिस हमें कहां से मिल जाता है? पॉलिटिकल जस्टिस हमें लगभग लगभग आपका अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट से मिल जाता है। ठीक है, तो इसका टॉपिक क्या कहता है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर इनमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। क्या कहता है? आर्टिकल 36 से 51 तक है। ये एक्चुअली किसके बारे में बात करता है? आपका डीपीएसपी किस कहां से कहां तक बात करता है? आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। डीपीएसपी किसके किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 56 से लेकर के आर्टिकल 31 तक, आर्टिकल 51 तक। और ये किस में आता है? डीपीएसपी किस में आता है? डीपीएसपी आता है पार्ट 4 में। अब पार्ट 4 में अगर आता तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 क्या कर रहे थे? हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ रखा है। पार्ट 1 कहता है, पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 कहता है आपका, पार्ट 1 में कौन आता है? पार्ट 1 में आता है, पार्ट 1 में आता है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या आता है? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये आ गया आपका पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आता है सिटीजनशिप। पार्ट 2 में हमने किसके किसके बारे में बात करा था? पार्ट 2 में बात करा था सिटीजनशिप के बारे में बात करा था। सिटीजनशिप के बारे में बात करा था। पार्ट 3 में क्या बात करा था हमने? पार्ट 3 में बात करा था हमने फंडामेंटल, सॉरी, पार्ट 3 में क्या बात करा था? फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, जो कि कहाँ से? आर्टिकल 35 से लेकर के आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक था पार्ट 3। पार्ट 1 कहाँ से था? पार्ट 1 था, अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 आर्टिकल, पार्ट 1 कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। पार्ट 2 कहाँ से कहाँ तक है? पार्ट 2 है आपका आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक। और पार्ट 3 आपका आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। ठीक है, और
पार्ट 4 किसके बारे में बात कर रहा है? पार्ट 4 बात कर रहा है आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। किसके बारे में बात कर रहा है? 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है। उसके बाद द आइडिया फ्रेमर्स द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बोरोड दिस आइडिया फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशंस इन 1937। ये जो डीपीएसपी का आइडिया है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया था ये आइडिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये आइडिया लिया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। स्पेनिश से आयरिश ने लिया, आयरिश से हमने लिया डीपीएसपी का आइडिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब दिस प्रिंसिपल्स एज नोबल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर, ये जो डीपीएसपी है, इस आइडिया को क्या डिस्क्राइब करते हैं? ये डिस्क्राइब करते हैं कि ये क्या है? ये नोबल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये क्या है? ये जो हमारा डीपीएसपी है ये क्या है? नोबल फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल along with the fundamental rights contain the philosophy of the constitutions and the soul of the constitutions। means DPSP प्लस फंडामेंटल राइट्स, ये क्या बनते हैं? ये बनते हैं आपका फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस का फिलोसफी एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। और ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला था? इनको बोला था डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड द फंडामेंटल राइट्स को मिला करके कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। क्या बोला था इनको? कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला था? मीन्स कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। कहने का मतलब ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स है और डीपीएसपी है, ये दोनों क्या है? ये दोनों सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस है और फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस और फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस है। और ऑस्टिन ग्रेवलिन ने क्या बोला था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को अगर मिला दे, ये सब क्या है? ये सब कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये क्या है? ये है कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल, अब हम कुछ हमने बात पहले भी कर रखा था। क्या बात कर रखा था? आर्टिकल 32 को क्या बोला गया था? आर्टिकल 32 को बोला गया था वेरी हार्ट एंड वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। आर्टिकल 32 को बोला गया था ना, जो हमने इससे पहले टॉपिक में बात कर रखा था। क्या बोला था? वेरी हार्ट एंड वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। क्या है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस? की कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या फीचर्स है? एक मिनट। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में है द फ्रेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिनोट्स द आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड इनेक्टिंग लॉ। इसका फीचर्स, पहला फीचर्स क्या है? पहला फीचर्स है डीपीएसपी का कि जब भी स्टेट क्या बनाए, जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाए या कोई इनेक्टिंग लॉ बनाए, जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाए या कोई लॉ बनाए, उस टाइम में इस बात को ध्यान में रखना है क्या आइडियल्स है डीपीएसपी का, क्या आइडियल्स है, किस तरीके से डीपीएसपी हमें क्या कर रहा है, डीपीएसपी किस तरीके से हमें एडवाइस कर रहा है कि किस तरीके से हमें कुछ बेसिक चीज़ों को दिमाग में रख करके कुछ भी हम आइडिया ले सकते हैं, या कुछ भी हम अगर कानून बना रहे हैं या कुछ भी पॉलिसी बना रहे हैं, तो ये बात हमेशा दिमाग में होना चाहिए, स्टेट के दिमाग में होना चाहिए कि हाँ डीपीएसपी क्या कहता है, उन चीज़ों को, उन आइडियाज़ को बेसिक आइडिया लेकर के चलना है। ये नहीं है कि कुछ भी पॉलिसी बना दिया, ये नहीं है। क्या होना चाहिए? बेसिक आइडिया हमारे पास, या स्टेट के पास बेसिक आइडिया होना चाहिए किसका? डीपीएसपी का, ठीक है। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस और रिकमेंडेशन टू द स्टेट इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। किस किस मैटर पे है? लेजिस्लेटिव मैटर पे बात होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव मैटर पे बात होनी चाहिए, और तीसरी किस पे बात होनी चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पे। कहने का मतलब है कि इन तीनों मैटर पे जब भी बात होगा तो डीपीएसपी क्या होना चाहिए? डीपीएसपी दिमाग में होनी चाहिए, स्टेट के दिमाग में बेसिक आइडिया होना चाहिए डीपीएसपी का कि हाँ डीपीएसपी किस आइडिया के बारे में बात कर रहा है या किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। उन्हीं चीज़ों को दिमाग में रख करके काम करना है। कोई भी पॉलिसी बनाना है, कोई भी इनेक्टिंग लॉ बनाना है, तो इस बात को स्टेट दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि हाँ हमारा डीपीएसपी क्या कहता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों के लिए बना रहा हो या एग्जीक्यूटिव बना रहा हो या लेजिस्लेटिव बना रहा हो। ये तीन चीज़ों में से स्टेट क्या करना चाहिए? स्टेट को दिमाग में हमेशा होना चाहिए। According to the Article 36, the term state in Part 4 has been the same meaning as in the Part 3 dealing with the fundamental rights. स्टेट का जो मीनिंग है, जो पार्ट 3 में हमने पढ़ा था, वही सेम मीनिंग है पार्ट 4 में।
स्टेट का जो मीनिंग है, स्टेट मीन्स हमने देखिए अभी हमने स्टेट देखा ना, ये देखिए हमने क्या देखा, हमने स्टेट देखा ना, ये स्टेट देखा ना, स्टेट का मतलब वही है जो हमने पार्ट 3 में पढ़ा था। स्टेट क्या-क्या कंटेंट्स करता है, स्टेट में क्या-क्या चीज़ें कंटेंट में आता है, या स्टेट में क्या-क्या कंसिस्ट है, स्टेट किन-किन चीज़ों से मिलके बना है। तो ये सारी चीज़ें वही है जो हमने पार्ट 3 में देखा था। पार्ट 4 में स्टेट का मीनिंग ऐसा नहीं है कि कोई चेंज होता है, पार्ट 4 में भी स्टेट का मीनिंग वही सेम है। ठीक है? Therefore, it includes the legislative and executive organs of the central and state government. इसलिए इसलिए क्या है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन, सेंट्रल का भी और स्टेट का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लेजिस्लेटिव ऑर्गन और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, और स्टेट गवर्नमेंट का भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, या लोकल अथॉरिटीज को, या पब्लिक अथॉरिटीज का हो। देश में कोई भी कानून बन रहा है, कोई भी पॉलिसी बन रहा है, उस पॉलिसी में डीपीएसपी को दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे वो सेंट्रल लेवल पे पॉलिसी बन रहा है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव में पॉलिसी बन रहा है, चाहे वो आपका लोकल में बन रहा है, या चाहे वो आपका पब्लिक अथॉरिटीज के लिए बन रहा है। तो कहने का मतलब बेसिक बात यही है, 100 बात की एक बात, कि जब भी कोई पॉलिसी बनेगा, जब भी कोई इनेक्टिंग लॉ बनेगा, उस टाइम पे क्या होनी चाहिए, उस टाइम पे डीपीएसपी दिमाग में होनी चाहिए। बस इतनी ही बात है। दूसरे में क्या बात कर रहे हैं, दूसरे में ये बात कर रहे हैं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्यूमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या रिजेंबल्स करता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि इन्यूमरेट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसके किसके बारे में रिजेंबल्स करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिजेंबल्स करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या रिजेंबल्स करता है, कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया गया था, किसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया गया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसी से डीपीएसपी रिजेंबल्स करता है। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, उन्हीं से रिजेंबल्स करता है क्या आपका डीपीएसपी। In the words of Dr. B.R. Ambedkar, directive principles are like two instruments of instruction which were issued by the Governor General and to the Governor of the Colonies of India by the British government under the Government of India Act 1935. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, अगर दूसरे वर्ड में देखें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या है डीपीएसपी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का डीपीएसपी है आर लाइक टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। किस तरीके से है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था, उसी तरीके से है डीपीएसपी, which were issued to the Governor General and to the Governor of the Colonies of India। जिस टाइम पे कॉलोनीज इंडिया में जब ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, उस टाइम पे क्या हो रहा था, उस टाइम पे जो भी इशू हो रहा था, तो वो किसके लिए इशू हो रहा था, गवर्नर जनरल के लिए इशू हो रहा था, और गवर्नर ऑफ द कॉलोनीज, जो भी इंडिया में कॉलोनीज थी ब्रिटिश की, उसके लिए इशू हो रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन अभी क्या है, व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज मियरली अनदर नेम फॉर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। वही है कि डीपीएसपी अभी क्या है, वही जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, उसी का दूसरा नाम है, उसी का दूसरा नाम डीपीएसपी है। द ओनली डिफरेंस इज दैट दे आर इंस्ट्रक्टेड टू द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। उस टाइम पे गवर्नर जनरल को इंस्ट्रक्ट किया जाता था, या फिर जो गवर्नर होते थे कॉलोनियल रूल के, उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता था। लेकिन अभी किसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, अभी इंस्ट्रक्ट किया जाता है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को। नाम चेंज हो गया है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसी को चेंज करके डीपीएसपी कर दिया गया है। और उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे गवर्नर जनरल को काम में आते थे, या गवर्नर जनरल को इंस्ट्रक्ट किया जाता था, या गवर्नर ऑफ द स्टेट, मीन उस टाइम पे जो गवर्नर जो थे ब्रिटिश कॉलोनी के, उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता था। लेकिन अभी के टाइम पे डीपीएसपी को किसके लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को इंस्ट्रक्शन देता है डीपीएसपी। ठीक है, उसके बाद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। डीपीएसपी क्या करता है, डीपीएसपी करता है कि जो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम है फॉर द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, इन सबको क्या करता है, इन सबको कॉन्स्टिट्यूट करता है डीपीएसपी। इन सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोग्राम है जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक का, अभी के डेमोक्रेटिक का जो चीजें हैं, उन सबको एक साथ कॉन्स्टिट्यूट करता है डीपीएसपी, एक साथ सबको होल्ड करके रखता है डीपीएसपी।
ठीक है। दे एम एट रियलाइजिंग द हाई आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज आउटलाइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसके ऊपर मेनली रियलिस्टिक है, ये किसके ऊपर एम किया गया है, ये एम किया गया है हमारे प्रियम्बल ऑफ द, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है उसके, उसमें जो लिखा हुआ है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, उनके आइडियल्स को मेनली ये क्या करता है, उनके आइडियल्स को मेनली ये एम करता है। डीपीएसपी किसके, जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जो आपका जस्टिस है, जो लिबर्टी है, जो इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, इन सबको आउटलाइन करके क्या कर दिया गया है, डीपीएसपी बनाया गया है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। दे embody the concept of welfare state and not that of the police state which existed during the colonial era। मीन्स ये क्या करता है, डीपीएसपी क्या करता है मेनली, यह डीपीएसपी का फीचर्स पढ़ रहे हैं। डीपीएसपी मेनली क्या करता है, पुलिस इरा को हटा करके क्या करता है, वेलफेयर स्टेट बनाए। पुलिस स्टेट को उस टाइम पे, जिस टाइम पे कॉलोनियल एरिया था, कॉलोनियल एरिया मेरा कहने का मतलब है कि ब्रिटिश इंडिया, उस टाइम पे, जिस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम पे पुलिस एरिया था या पुलिस स्टेट बोल सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी हमें क्या बनाना है, अभी हमें वेलफेयर स्टेट बनाना है। और ये कैसे बनेगा, ये बनेगा हमारा आइडिया डीपीएसपी के बारे में, ये आइडिया को मान करके बनेगा। ठीक है। इन ब्रीफ दे सीक टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। सीधी सीधी बात मतलब यही है, ये किसके बारे में बात करता है, ये प्रमोट करता है, ये किसके बारे में बात करता है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो इसमें क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी साथ साथ सोशल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो हमने देख लिया, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमारे पास क्या है, हम जब फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे थे उस टाइम पे हमने क्या देखा, उस टाइम पे हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देख लिया। अब हमें क्या बात करना है, सोशल डेमोक्रेसी और क्या करना है, और क्या बात करना है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है। अब देखिए, अब बात आ गई कि सोशल डेमोक्रेसी किसको कहता है। सोशल डेमोक्रेसी की हमने बात करा ना, सोशल डेमोक्रेसी का क्या टर्म है, इस टर्म का क्या मतलब है। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो हमारे देश में इन इक्वालिटीज आ रही है, जैसे कास्ट बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, इन बेसिस पे जो भी इन इक्वालिटीज आ रही है उसको क्या करना है, उसको एक लेवल तक लाना है। मीन्स कास्ट बेसिस पे हमने फंडामेंटल राइट में भी पढ़ा था कि कास्ट के बेसिस पे हम कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी ग्राउंड रियलिटी ये है, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कास्ट क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ कास्ट इन बातों से इफेक्ट हो रहा है। इन बातों से क्या हो रहा है, इन बातों से कुछ ना कुछ कास्ट इफेक्ट हो रहा है। तो इन्हीं चीजों के लिए डीपीएसपी लाया गया, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए क्या लाया गया, डीपीएसपी लाया गया कि हाँ चलो, आप अगर कास्ट के बारे में बात कर रहे हो या कास्ट में इनइक्वालिटीज को अगर कम करना है तो डीपीएसपी ला दे, ताकि क्या हो सके, कास्ट में इनइक्वालिटीज कम हो। दैट मीन्स ये सोशल के बारे में बात कर लिया, सामाजिक के बारे में बात कर लिया, इनइक्वालिटीज के बारे में बात कर लिया। लेकिन अब जहां तक बात है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज का क्या मतलब है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज का मतलब है कि हमारे उस जमाने में क्या हुए, कार्ल मार्क्स नाम करके क्या हुए, कार्ल मार्क्स नाम करके एक महान फिलोसफर हुए। उसका उसके उसके आइडियाज को, उनके आइडियाज को क्या गया, उनके आइडियाज को मार्क्सिज्म बोला गया। क्या बोला गया, कार्ल मार्क्स के नाम पे क्या बोला गया, उनको मार्क्सिज्म बोला गया। अब मार्क्सिज्म जो थे उनके आइडिया में क्या था, उनके आइडिया में दो बातें चल रही थी, उनके दिमाग में दो बातें चल रही थी कि जो हमारे देश में है उनको दो कैटेगरी में बांट दिया। क्या क्या, पहला कैटेगरी में बांट दिया हैव और हैव नॉट। पहला कैटेगरी में क्या बांटा, पहला कैटेगरी में बांटा हैव और दूसरा कैटेगरी में हैव नॉट। हैव का कहने का मतलब है कि उसके पास हर एक चीज अवेलेबल है। हैव मीन्स वैसे लोग जिसके पास बहुत सारे वेल्थ है, जो कि क्या कर रहे हैं, हर एक वेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं। मीन्स हर एक, उनके पास इतना ज्यादा वेल्थ है कि मीन्स हम कह सकते हैं कि देश के बहुत अमीर लोग, वो हो गया हैव वाले में। और हैव नॉट वाले में क्या बात हो गया, हैव नॉट वाले में वो आते हैं जिसके पास क्या है, जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, बस किसी तरीके से गुजारा कर रहा है। ये बात हो गई हैव नॉट की। ठीक है, ये बात हो गई हैव नॉट की। तो अब ये बात आई कि अगर हमें क्या करना है, अगर हमें जिसके पास ज्यादा जमीन है या ज्यादा दौलत है, ज्यादा वेल्थ है, उससे ले करके क्या करना है, हमें जिसके पास नहीं है उसके पास बांटना है। तभी क्या करना पड़ेगा, तभी ये सोसाइटी या ये कंट्री किस में आएगा, एक सोशल, एक इकोनॉमिक बैलेंस में आएगा कि हाँ चलो, जिसके पास ज्यादा है उससे लेकर के जिसके पास कम है उसको दे दिया, तो सोशल उसमें आएगा।
एक इकोनॉमिक लेवल पे आएगा, ठीक है। तो इस बात को उसी तरीके से माना जाता है, इस बात को, ये बात तब होगी जबकि वायलेंट वायलेंट रिवॉल्यूशन होगी। ये कार्ल मार्क्स का मानना था, ये मार्क्सिज्म कहते हैं ऐसा, कि जब हमें बड़े लोगों से या वेल्थ वाले लोगों से, जब अमीर लोगों से जमीन लेकर के गरीब में देंगे, ऐसे नहीं होगा अपने मन से अमीर लोग अपना जमीन नहीं दे देंगे गरीब लोगों को। ये तभी होगा जब क्या होगा, आपका वायलेंट रिवॉल्यूशन होगा। लेकिन इस बात को यहाँ पर हमारे देश में नहीं माना गया, इस बात को बोला गया, इस बात को ये बोला गया कि वायलेंस मीन्स वायलेंट होकर के कुछ भी चीजें नहीं हो सकता। तो हम ये कोशिश करते हैं कि नॉन वायलेंट होकर के, बिना वायलेंस के क्या कर सकते हैं, अगर चीजें हो सकती है, अगर इकोनॉमिक लेवल पे वायलेंस आ सकती है, हम वो करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बात होगी ये हमारी, इन्हीं चीजों को इन्हीं बैलेंस को इक्वल करने के लिए क्या कर दिया गया है, इन्हीं चीजों को इक्वल करने के लिए क्या किया गया है, ये डीपीएसपी लाया गया है कि सोसाइटी में सोशल बैलेंस में, और आपका सोशल बैलेंस के साथ साथ क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, दैट इज दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। ये जो हमारा डीपीएसपी है, डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, मतलब इस बातों को लेकर के, डीपीएसपी के बातों को लेकर के हम कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट में जस्टिसेबल नहीं है। कोर्ट हम किन चीजों को लेकर जा सकते हैं, अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स खत्म हो रही है या फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रही है, इसका हमने एक्सेप्शंस भी देखा था कि कहां पर फंडामेंटल राइट्स हमारा रिस्ट्रिक्ट होता है, कहां पर रिस्ट्रिक्ट होता है, ये रिस्ट्रिक्ट होता है आपका नेशनल इमरजेंसी में और या फिर मार्शल लॉ में, यहाँ पर कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्ट होते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम कोर्ट डीपीएसपी अगर कोई किसी का वायलेट हो रहा है, अगर हम इन चीजों को डीपीएसपी को लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते, हम किसको लेकर के कोर्ट जा सकते हैं, हम सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को लेकर कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो सीधी सीधी बात ये है, ये क्या है, ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, ये कोर्ट में जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है। Therefore, the government, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इम्प्लीमेंट देम। इसलिए क्या बोला गया है, इसलिए बोला गया है कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, उसको हम फोर्स देकर के नहीं बोल सकते कि आपको इसको मानना ही पड़ेगा। इसलिए जब ये जस्टिसेबल नहीं है, जस्टिसेबल नेचर में नहीं है, जब हम इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर या लोकल गवर्नमेंट के ऊपर ये फोर्स नहीं डाला गया है कि आप जब आपको ये बात करना ही पड़ेगा, ठीक है। Nevertheless, the Constitution Article 37 itself says that these principles are fundamentals in the governance of the country and it shall be duty of the state to apply these principles in making law। इसलिए आर्टिकल 37 में क्या, आर्टिकल 37 में itself बोला गया है, ये फंडामेंटल नेचर में है, नेचर में डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी फंडामेंटल नेचर में है। तो इसलिए इस बात को विशेष ध्यान में लेकर के चलना है, इस बात को विशेष ध्यान में लेकर के चलना है कि जब भी देश का गवर्नेंस हो, जब भी देश का संचालन हो, तो उस संचालन के लिए क्या होना चाहिए, ये ड्यूटी होना चाहिए स्टेट का कि वो अप्लाई करे ये सारे प्रिंसिपल्स को नियम बनाने में। कोई भी नियम अगर बना रहे हैं, उस नियम को बनाने में क्या होना चाहिए, इसका एप्लीकेशन होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, इसका एप्लीकेशन होना चाहिए। जबकि ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है या फिर कोर्ट में जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये इटसेल्फ आर्टिकल 37 में लिखा गया है कि आपको क्या करना है, आपको जब भी नया कोई कानून बनाना है तो इन बातों को विशेष ध्यान में लेकर के चलना है, ठीक है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, ये बात तो हमने मान लिया, लेकिन यही नॉन जस्टिसेबल नेचर डीपीएसपी को क्या करता है, कोर्ट को हेल्प करता है। किस बात में कोर्ट को हेल्प करता है भाई, कोर्ट को हेल्प करता है ये डीपीएसपी किसमें, एक मिस डिटरमाइन करने में कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कानून का। इसी बात के ऊपर, इसी बात को लेकर के क्या करेगा कोर्ट, इस बात से डिसाइड करेगा, इसी बात से कोर्ट डिसाइड करेगा कि हाँ ये कानून जस्टिसेबल है या जस्टिसेबल नहीं है, या फिर इस बात को डिटरमाइन करेगा कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इस कानून का या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है। तो इसी बात को लेकर के डीपीएसपी के जो बेसिक फीचर्स हैं या डीपीएसपी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इसी बात को लेकर के कोर्ट ये डिसाइड करेगा, कोर्ट को डिटरमाइन करने में ये हेल्प मिलेगा कि हाँ ये कोर्ट
ये जो नियम हमने बनाया है, ये लेजिस्लेचर ने बनाया, या एग्जीक्यूटिव ने जो इसको पास किया है, तो क्या ये नियम सही है या फिर नहीं है। इसी के बेस लेकर के, इसी डीपीएसपी के बेस को लेकर के क्या करेगा कोर्ट, इस बात को डिसाइड करेगा कि हाँ ये डिटरमाइनिंग है, मीन्स ये क्या है, ये सही है या नहीं है। आई बात समझ में। जबकि जस्टिसेबल नहीं है, ये कोर्ट में अप्लीकेबल नहीं है, कोर्ट में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी क्या बोला गया है, लेकिन फिर भी इन चीजों को विशेष ध्यान इसका रखा गया है कि इसको जस्टिसेबल ना होने के बावजूद भी कोर्ट को हेल्प मिलता है डिटरमाइन करने में। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट has ruled many a times that in determining the constitutionality of any law, if a court finds that the law is question seeks to give effect to a directive principles, it may be considered such law be reasonable in relation to Article 14 equality before law or Article 19 6 freedom and thus save such law from unconstitutionality। कहने का मतलब ये है, अगर किसी ने क्या करा, अगर पार्लियामेंट ने क्या करा, पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, एक नियम बना दिया। ठीक है। अब इस नियम को क्या करना है, जुडिशियल रिव्यू करना है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इस नियम को, जो भी कानून बनाया गया है उस कानून का क्या करेगा, जुडिशियल रिव्यू करेगा। अब जुडिशियल रिव्यू जैसे करेगा, तो जुडिशियल रिव्यू करने के बाद कोर्ट के पास कुछ ना कुछ तो बेसिस होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ बेसिस होगा, तभी उस बेसिस को लेकर के क्या करना होगा, तभी उस बेसिस को लेकर के हम ये बता सकते हैं, या कोर्ट ये बता सकती है कि हाँ ये जो हमने बनाया है ये रीजनेबल है या फिर नहीं है। तो रीजनेबल होने के लिए, नहीं होने के लिए बेसिस कौन है, ये बेसिस है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि हाँ आपने स्टेट को मद्देनजर रखते हुए ये कानून बनाया है या नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया यह कानून स्टेट को मद्देनजर रखते हुए, यह कानून को अप्लाई नहीं होगा। और अगर आपने स्टेट को मद्देनजर, जो मान लीजिए अभी हमने क्या करना है, अभी हमने कोई एग्जाम्पल अगर ले लिया कि हाँ चलो राइट टू एजुकेशन दे दिया, राइट टू एजुकेशन दे दिया अप टू 6 साल के बच्चे तक का। अब इसमें दिया हुआ है, डीपीएसपी में दिया हुआ है कि अब अगर कोई भी कानून बनेगा तो इस बात को मध्यान में रखते हुए बनेगा कि हाँ 6 साल के बच्चे का जो बेसिक नीड्स है, खाने हो गया उसका बेसिक नीड्स, उसका बैग हो गया, उसकी स्कूल की किताब हो गए, तो इन सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, स्टेट को अप्लाई करना पड़ेगा। इस कानून को निकालने के लिए, इस कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेट को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीजों का व्यवस्था करना पड़ेगा। हमने सिर्फ ये डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन राइट टू एजुकेशन स्टेट कब तक दे सकती है। राइट टू एजुकेशन स्टेट के पास तो एक लिमिट होगा ना कि हाँ इस लिमिट तक हम राइट टू एजुकेशन दे सकते हैं। जैसे अब देखिए, अब हायर एजुकेशन के लिए राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन मतलब भैया हायर एजुकेशन, जैसे किसी को मेडिकल करना है, किसी को इंजीनियरिंग करना है, किसी को और कुछ करना है, तो वहां तक भी स्टेट, ये बोला गया राइट टू एजुकेशन के अंदर कि हाँ आप वहां तक भी दे सकते हो स्टेट। लेकिन स्टेट के पास अब ये क्षमता है ही नहीं कि हाँ वो हायर एजुकेशन भी करवा सके। स्टेट के पास क्षमता होना चाहिए ना, स्टेट के पास इतना फंड होना चाहिए ना कि हाँ वो क्या करे, हायर एजुकेशन भी करवा सके। लेकिन ऐसा कोई फंड नहीं है, स्टेट के पास ऐसा कोई फंड नहीं है। जब स्टेट के पास ऐसा कोई फंड नहीं है तो क्या करेगा, वहां पर डिनाई कर जाएगा स्टेट कि हाँ भाई मेरे पास फंड नहीं है, हम कहाँ से करवाएंगे हायर एजुकेशन। इसलिए स्टेट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए बोला गया है, हर एक बात को ध्यान में रखते हुए बोला गया है कि हमें जब भी काम करना है, तो जब भी हमें कानून बनाना है, तो ये डीपीएसपी को दिमाग में रख करके कानून बनाना है कि हाँ हमने राइट टू एजुकेशन दे दिया, हमने फ्री एजुकेशन दे दिया, लेकिन कब तक का दिया है, अप टू 6 ईयर्स, 6 साल के बच्चे तक का राइट टू एजुकेशन दिया है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन बोल सकते हैं एक तरीके से, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन दिया है 6 साल के बच्चे तक का। अब 6 साल के बच्चे तक का अब राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए उसमें उसको बुक देना पड़ेगा, उसमें स्टेट को बैग देना पड़ेगा, उसमें स्टेट के जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे अभी मिड डे मील है, मिड डे मील देना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों के लिए स्टेट के पास पैसे हैं, स्टेट के पास फंड है, तो स्टेट इन चीजों का भार उठा रहा है कि हाँ चलो ठीक है हम कर देंगे। ठीक है। तो साफ सुथरी बात यही हो गई कि जब भी कानून बनेगा, जब भी चीजें बनेंगी, जब भी नियम बनेंगी, तो इस बात को विशेष ध्यान में रखते हुए बनेगी कि हाँ भाई हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम कितना तक ले सकते हैं और कितना तक नहीं ले सकते, कहाँ हम डिनाई कर सकते हैं, कहाँ हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है, वहां तक स्टेट क्या कर सकती है, वहां तक स्टेट इन बातों को मान सकती है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, अगर कोई भी कोर्ट अगर किसी को, हमने इससे पहले भी बात कर लिया ना, हमने इससे पहले भी क्या बात करा, हमने इससे पहले भी यही बात करा है कि हाँ भाई कोई इनके ऊपर, स्टेट के ऊपर कोई फोर्स नहीं डाल सकता कि हाँ आपको ये बात मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
स्टेट अपने मन से जो करना चाहता है वो कर सकता है, उसके पास जो फंड है उस फंड के अकॉर्डिंग वो काम कर सकता है। ठीक है, आई बात समझ? अगर बात नहीं आई समझ, आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट को विशेष ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्या क्लासिफिकेशंस है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।